नेक्स्ट टॉपिक आज का है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें नियर अबाउट 3-4 जो है न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको वाटसन क्रिक मॉडल का पता होना चाहिए। ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल में जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स में मैं आपको याद दिला दूं कि वहाँ पे दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू बेस पेयर्स। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और ये वैल्यू वाटसन क्रिक मॉडल में दिया हुआ है। ठीक है, और देन उसके पहले जब आप एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक में द डीएनए में। ठीक है, डीएनए में ये आपने देखा था हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पे है। ठीक है, और ये हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए है। जब आप डिप्लॉयड की बात करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर हो जाएगा। ये लाइन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका यूज़ होगा इस टॉपिक में। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे यूज होता हुआ दिखेगा और इससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है और ये टफ टॉपिक नहीं है, इसमें बस न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है और कुछ प्रीवियस जो है इंफॉर्मेशन है उनको ध्यान देना है। मैं बात कर रहा हूँ वाटसन क्रिक मॉडल की। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो भी आपके क्लासेस चल रहे हैं ये रिवीजन क्लासेस हैं, थोड़ा फास्ट होगा तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का तैयार नहीं है वो मेरे 12th के प्लेलिस्ट से वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डिटेल वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिटेल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टॉपिक आपको मिलेगा, वहाँ पे इसको आप देखकर और प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज का भी लेक्चर सफिशियंट है आपके लिए एज ए रिविजन। फर्स्ट पॉइंट है टेकन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस की बात होगी तो 0.34 नैनोमीटर होगा। उसको एनसीईआरटी ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे एक टिपिकल मैमेलियन सेल की बात कर रहा है। ठीक है, टिपिकल मैमेलियन सेल्स इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विथ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर दैट इज 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर को 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर से, तो क्या वैल्यू आएगा 2.2 मीटर आएगा। ठीक है, इसको हम एक बार फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ डीएनए अगर पूछा जाए और ये डीएनए किसकी बात हो रही है, मैमेलियन डीएनए की बात हो रही है, मैमेलियन डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, तो मैमेलियन डीएनए के लिए फिर फार्मूला क्या होगा, आपका जो टोटल लेंथ है डिप्लॉयड सेल्स के अंदर डीएनए का लेंथ वो क्या है 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 0.34 नैनोमीटर से, या मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻9 मीटर से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या आपका 6.6 इंटू 10⁻⁴ बचेगा। ठीक है, और इसका जो इक्वल टू आएगा टोटल जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 2.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन आप देखो यहाँ पे द लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल जो न्यूक्लियस होता है उसके डायमेंशन से
डीएनए की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके लिए डीएनए को पैक करना होता है, डीएनए की पैकिंग करनी होती है। ठीक है, डीएनए जो है कॉम्पैक्टली जो है न्यूक्लियस के अंदर अगर अरेंज हो जाएगा तो वो उस स्पेस में ऑक्यूपाई आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगर आप डीएनए को एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर न्यूक्लियस में डालेंगे तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उस स्पेस में वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए रिक्वायरमेंट होती है डीएनए को पैक करने की। ठीक है, और डीएनए को जब पैक करते हैं तो वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस भी एक होता है। ठीक है, वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिससे उसकी अच्छे से पैकिंग हो जाती है और जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में कंडेंस फॉर्म में अरेंज हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इटैलिक फॉन्ट में एक लाइन मेंशन है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 mm कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई। ठीक है, यहाँ पे ई कोलाई डीएनए की लेंथ दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि बेस पेयर जो है कितने होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और जिसके लिए ये आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लेंथ मेंशन है और लेंथ यहाँ पे mm में मेंशन है और इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है लेंथ को, तो 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर में हो गया ये। ठीक है, एक्स हमको फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन इक्वलाइज सेल्स, और ये क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर की वैल्यू है। ठीक है, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों वैल्यू को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, ये वैल्यू नैनोमीटर में थी और ये वैल्यू mm में था। दोनों को मैंने मीटर में जब कन्वर्ट कर दिया तो ये वैल्यू चेंज हो गई है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपका जैसे कि मैथ में आप कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और देन जो है पावर को मैनेज करेंगे और फिर हम पॉइंट्स को मैनेज करेंगे। पहले हमने पावर को मैनेज कर लिया तो पावर जो है यहाँ पे 6 हो गया है, और देन पॉइंट्स को यहाँ पे मैनेज कर रखा है और फिर डिवाइड कर दिया, तो लास्ट में जो आंसर आएगा 4 × 10 पावर 6 आ गया। ठीक है, ये बेस पेयर होगा, बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक है, आप जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो इक्वलाइज सेल्स में नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपने देखा था, मैं दिखा देता हूँ, ये था। ठीक है ना, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर ये वैल्यू थी एक्चुअल में। ठीक है, बट जो अभी मैंने कैलकुलेशन किया है वो दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ये आ रहा है, मतलब ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ठीक है, देन इसके बाद से जो डिस्कशन दिया हुआ है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्कस किया है। तो ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है जिसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, जिसके लिए नॉलेज होना चाहिए सेल साइकिल का। जब आप यूकैरियोटिक पैकेजिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सेल साइकिल का आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल में 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है आपका इंटरफेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होता है इंटरफेज, और सेकंड जो स्टेज होता है वो होता है एम फेज। क्या होगा, एम फेज। ठीक है, इंटरफेज स्टेज में आप क्रोमेटिन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नेम होता है जिसको आप क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे, बट वो क्रोमेटिन एम फेज में उसका नेम चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एम फेज में क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना है। और हम जो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वो हम इंटरफेज के क्रोमेटिन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरफेज के क्रोमेटिन को डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम तो मैंने लास्ट ईयर जो आपका क्लास 11 का सेल चैप्टर था वहाँ पे मैंने क्रोमोसोम टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी ये पड़ा हुआ है क्रोमोसोम का डिटेल, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जो अभी आपको बताया सेल साइकिल के बारे में वो इसलिए बताया क्योंकि हम क्रोमेटिन को आज डिस्कस करने वाले हैं, और क्रोमेटिन में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी, और ये क्रोमेटिन मैं कहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यूकैरियोट्स के लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपका पहले आ जाएगा प्रोकैरियोट्स। क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोट्स। आप यहाँ पे देखो, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दाउ दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं होते हैं।
द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल्स। कह रहा है कि डीएनए अगर यहाँ पे जो है ये सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैक्टीरियल सेल बना रहे हो और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, कैसा है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इसमें न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो पूरा स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, ठीक है। तो डीएनए कैसे होगा, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा ना कि डीएनए कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोट का सर्कुलर डीएनए होता है। ये मैंने लाइन आपको बता रखी है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है। ये डीएनए जो होता है कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और आफ्टर बाइंडिंग, ठीक है, ये जो डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन दोनों बाइंड कर जाते हैं तो क्या बनाता है, न्यूक्लियाइड बनाता है। क्या बनाएगा, न्यूक्लियाइड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियाइड यहाँ पे भी मेंशन है। एक बार मैं एनसीईआरटी की लाइन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स इन अ रीजन टर्म्ड एज अ न्यूक्लियाइड, ठीक है। अब कह रहा है कि डीएनए एक्चुअली में उस न्यूक्लियाइड में किस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। एक्चुअली में डीएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियाइड, और हियर डीएनए ऑर्गेनाइज इन अ लार्ज लूप, ठीक है, ऑर्गेनाइज इन अ लार्ज लूप्स। और ये यहाँ पे कैसे किसके हेल्प से हेल्ड होगा या उसकी पोजीशन मेंटेन होगी, तो वो आंसर है आपका प्रोटीन के हेल्प से ये लार्ज लूप के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज होगा इनसाइड द न्यूक्लियाइड, ठीक है। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये ध्यान देना है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियाइड है और वो डीएनए जो है वो लार्ज लूप के फॉर्म में, और उसका जो लार्ज लूप है वो इसलिए ऑर्गेनाइज है क्योंकि उसको प्रोटीन हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग की बात हो गई। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए पे ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटीन उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना होगा यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग में, ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग। यहाँ पे हमको पूरा डिस्कशन कहाँ पे करना है, हमको डिस्कशन करना है सेल के इंटरफेज स्टेज में। सेल के इंटरफेज स्टेज में जब हम क्रोमेटिन्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको सबसे पहले तो डीएनए मिलेगा, तो वो डीएनए लीनियर फॉर्म में होगा, और उस डीएनए को जो है न्यूट्रलाइज करेगा कौन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हिस्टोन, ठीक है। आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, और डायग्राम में ये क्या है आपका, ये डीएनए है जो इसको राइप करके रखा हुआ है, और ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और डीएनए पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। द प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबेंडेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये जो भी हिस्टोन है ना, इसके अंदर जो है कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं और उनका एबेंडेंट अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक्चुअली में वो कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ये हिस्टोन है, हिस्टोन में एबेंडेंट अमाउंट्स में पर्टिकुलर लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड होते हैं। ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और इनका जो साइड चेन होता है, आप जब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका एक साइड चेन होता है आर ग्रुप, ठीक है। इस पे एक्चुअली में वो पॉजिटिव चार्ज होता है, डेट्स वाई ये जो अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप देखो, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन, ठीक है। तो ये साइड चेन हो गया आपका। देन इसके बाद से आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो डायग्राम है इसमें ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, सर्कुलर, ठीक है। और ये भी आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कोर हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये सेंटर में है और ये बाहर है सेंटर से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ये जो आपका हिस्टोन है कोर रीजन वाला, ठीक है, ये कोर रीजन वाला जो हिस्टोन है ये एक्चुअली में ऑक्टामर के फॉर्म में अरेंज होता है, ऑक्टामर के फॉर्म में ये अरेंज होता है। और इसमें एक्चुअली में 4 टाइप के एंड नंबर ऑफ हिस्टोन जो होते हैं, प्रोटीन नंबर ऑफ हिस्टोन वो 8 होते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना, 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है कोरिजन में और नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स वो 8 हैं, ठीक है।
4 टाइप के कौन कौन से हैं? H2A है, H2B है, H3 है और H4 है। ठीक है, ये नंबर में 2 होंगे, डाइमर फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में। ठीक है, आप बोल सकते हैं डाइमर के फॉर्म में ये अरेंज होंगे, डाइमर डाइमर डाइमर। ठीक है, सबको ऐड कर दिया तो ये हो गए आपके 8। ठीक है, सबको ऐड कर दिया तो ये हो गए 8, वही ये 8 नंबर हैं। ठीक है, बट टाइप्स कितने हैं? 4 टाइप्स के हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि कोर जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स 8 हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज राइब्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम्स अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है इसको जो राइप कर रहा है डीएनए, ये जो राइप कर रहा है डीएनए, ठीक है, 2 बार टर्न किया, ये गया यूं और फिर ऐसे आ गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो बेस पेयर हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो क्या हैं, कितने हैं? वो है 200 बेस पेयर। ठीक है, और ये जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है ना, ये डीएनए में होते हैं, आप सबको पता है, और ये डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन को राइप करके रखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है न्यूक्लियोसोम के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोसोम एक्चुअली में इसी को बोलते हैं, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज राइव्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। ये जो है हिस्टोन, इसको राइप करके कौन रखा हुआ है? डीएनए रखा हुआ है। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम पे आपका वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, तो ध्यान देना होगा कि हमको वेरी शॉर्ट में जब डेफिनेशन लिखना होगा तो हमको क्या चीज़ लिखनी है, तो वो लाइन यहाँ पे मेंशन है और डायग्राम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि जब हम न्यूक्लियोसोम को एग्जामिन करते हैं तो मैंने बताया है कि एग्जामिन कहाँ पे करते हैं? क्रोमेटिन में एग्जामिन करते हैं। क्रोमेटिन्स के अंदर ही आपको न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेगा और ये क्रोमेटिन्स आप कहाँ पे डिस्कस करते हैं? इंटरफेज स्टेज में डिस्कस करते हैं। और क्रोमेटिन्स को आप किसके थ्रू ऑब्जर्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्रोमेटिन्स, ठीक है, उसके लिए एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं और ये सेंटर में ये क्या है? बीड्स हैं। और सेंटर में एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन सेंटर में है। और हिस्टोन प्रोटीन कौन सा है? यहाँ पे कोर हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और आउटर साइड में हिस्टोन प्रोटीन एक और होता है H1। ठीक है, ये H1 होगा। ठीक है ना, और ये कंप्लीट जो लाइन दिख रही है दैट इज़ ए स्ट्रिंग, दैट इज़ ए स्ट्रिंग। ठीक है, और इसी का छोटा सा पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ये पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, यही यहाँ पे जूम करके या मैग्नीफाई करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन नीचे जब आओगे तो यहाँ पे एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट लाइन है, थेरेटिकली हाउ मैनी सच बीड्स न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन ए मैमेलियन सेल्स। अब ये बोल रहा है कि मैमेलियन सेल्स में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा? आपको हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं उसको लर्न करना होगा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं उसको लर्न करना होगा। अगर आप हैप्लॉइड सेल्स की बात करेंगे मैमेलियन सेल्स में तो कितना होगा? 3.3 × 10⁻9 होगा। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। और देन उसके बाद से अगर आपसे कोई डिप्लॉयड बोलता है, डिप्लॉयड मैमेलियन सेल्स, तो आपकी क्या हो जाएगा वैल्यू? 6.6 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप चाहो तो हैप्लॉइड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहो तो आप डिप्लॉयड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट करना क्या है यहाँ पे आपको जब आप हैप्लॉइड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 3.3 × 10⁻9 को आप डिवाइड करेंगे 200 से, और जब आप डिप्लॉयड के अकॉर्डिंग करेंगे तो 6.6 × 10⁻9 को आप डिवाइड करेंगे 200 से। ठीक है, दोनों को आप 200 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जस्ट हाफ आएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका नियर अबाउट 3.2 × 10⁻7 मिलियंस आएगा। ठीक है, और इसी का जस्ट हाफ हो जाता है 1.6 अराउंड, ठीक है, × 10⁻7 मिलियंस हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, तो ये लाइन आपकी हो गई। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी था कि सर यहाँ पे क्या होता है वैल्यू, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो लाइन है वो उसमें ये बताया गया है कि जब आप स्टडी करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की, तो वहाँ पे एक और प्रोटीन मिलता है। ठीक है, वो प्रोटीन होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। वो क्या होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये भी जो है पैकेजिंग में थोड़ा हेल्प करता है, ये भी पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप क्रोमेटिन्स को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो क्रोमेटिन्स में कुछ पार्ट डार्क होते हैं और कुछ पार्ट लाइट होते हैं। कुछ पार्ट डार्क और कुछ पार्ट यहाँ पे लाइट होते हैं। जो डार्क पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप हेट्रोक्रोमेटिन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन्स बोलेंगे। और जो लाइट पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे आप? यू क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू क्रोमेटिन्स। हेट्रोक्रोमेटिन्स में की स्पेशलिटी जो है, हेट्रोक्रोमेटिन्स की स्पेशलिटी है ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होंगे। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। हेट्रोक्रोमेटिन्स ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, बट यू क्रोमेटिन्स जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ proteins that collectively referred to as non-histone chromosomal proteins। ठीक है ना, in a typical nucleus some region of chromatins are loosely packed and are referred to as euchromatins। the chromatin that is more dense packed। ठीक है, dense packed रहेगा तो dark होगा और loose packed होगा तो light होगा। ठीक है, and stain dark are called heterochromatins। Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin whereas heterochromatins is inactive। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे? इसके बाद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।